अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज आपके सामने जो है वो इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर एक और वीडियो लेकर आया हूँ। क्वेश्चन का नाम जो है वो हमारे पास है हेडन, और ये 439 नंबर जो है वो आपके पास क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में जो है वो अगर मैं इसको स्क्रैच से शुरू करूँगा तो फिर वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो आपकी लेंथी बन जाएगी। तो हमने जो है थोड़ा सा काम भी जल्दी करना है और जो है टाइम भी थोड़ा कम लगाना है। तो मैंने जो है वो कुछ चीज़ें जो है वो पहले से लिख के रख ली हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए जो है वो हम क्वेश्चन को जो स्टार्ट करते हैं। अगेन बेसिक अजम्पशन, जब आप इस क्वेश्चन की वीडियो को देख रहे हो तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप जो है वो क्वेश्चन को एक मरतबा पहले से पढ़ लीजिएगा। और दूसरी बात, स्पेलिंग मिस्टेक अगर कोई क्वेश्चन में हो जाए तो उसके लिए पहले से ही माजरत है। अ, सबसे पहले आपने क्या करना है, इमेजिन करें कि आप जो है एग्ज़ाम हॉल में जो है वो एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं और आप जो है वो ये क्वेश्चन आपके सामने जो है वो आ जाता है। सो हमेशा की तरह सबसे पहला रूल जो मैं आपको हमेशा सिखाता आया हूँ वो यही है कि आपने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को जो है वो आपने पहले जो है वो पढ़ना है। ठीक है, तो पढ़ते हैं और देखते हैं क्या हिसाब किताब है सवाल में। रिकैलकुलेट, रिकैलकुलेट का मतलब क्या है? दोबारा से कैलकुलेट करनी है रेशोस। इसका मतलब ये है कि पहले से कैलकुलेट करके दी होंगी और आपने दोबारा से जो है वो रेशोस को कैलकुलेट करना है। इसका मतलब ये है कि सवाल में किसी किस्म की एडजस्टमेंट जो है अवेलेबल है। ये F7 लेवल है, इसमें आपको सीधी सीधी रेशो कैलकुलेट करने के लिए पूछ सकता है और एडजस्टमेंट्स करवा के भी रेशोस को जो है वो पूछा जा सकता है। अपने माइंड में ये बात रखिएगा, अगर ये अजम्पशन लेके इम्तिहान में जाएंगे कि सीधी सीधी रेशो कैलकुलेट करनी है तो ये एक गलत अजम्पशन है। हो सकता है कि आपके पास जो है कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ जाए, हो सकता है ना करनी पड़े, लेकिन रिकैलकुलेट का वर्ड आ गया तो इसका मतलब ये है कि आपको एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी। Recalculate the ratios for head and after making appropriate adjustments to the financial statements for notes 1 to 4। नोट आपके पास चार दिए हुए हैं, हाईलाइट कर लेते हैं पहले से, 1, 2, 3 एंड 4। इन नोट्स को पढ़ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एडजस्ट करना है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एडजस्ट करके दोबारा से रेशो जो है वो कैलकुलेट करनी है। For this purpose, the expected purchase price of 30 million should be taken as Hayden's equity and net assets are equal to this equity plus the loan। Okay, ये लाइन हाईलाइट करने वाली है। Expected purchase price of 30 million should be taken as Hayden's equity, okay, and net assets are equal to this equity plus the loan। Okay, fine। You may assume the changes will have no effect on taxation। taxation के ऊपर जो है वो किसी किस्म का इफेक्ट जो है वो हमने जो है नहीं लेना रेशोस को दोबारा से कैलकुलेट करते हुए। ठीक है जी। सो ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें आप 6 में से 6 मार्क्स इजीली ले सकते हैं अगर आप रेशो को सही तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो। क्वेश्चन को यहीं पर छोड़ मत दीजिएगा, क्वेश्चन को आगे भी अटेम्प्ट करना है, सिर्फ यहाँ पर 6 नंबर सिक्योर नहीं करने। इन द रिलेशन टू द रेशोज कैलकुलेटेड इन ए अबव एंड द रेशोज फॉर हिडन गिवन इन द क्वेश्चन, कमेंट, कमेंट करना है जी परफॉर्मेंस के ऊपर। परफॉर्मेंस का मतलब ये है कि जो भी आपके सामने रेशोज दी हुई हैं उसके ऊपर आपने कमेंट करना है। 9 मार्क्स, 4 रेशोज जो है वो आपके पास कैलकुलेट करके जो है वो आपको दी गई हैं। आप ईच रेशो आपके पास 2 मार्क्स बन रहे हैं, 2.25 मार्क्स कह सकते हैं आप इस तरीके से। तो कहते हैं कि जी ऑफ हेडन कंपेयर टू इट्स रिटेल सेक्टर, सेक्टर एवरेज, क्वार्टाइल जैसा क्वेश्चन है जी, लेकिन नहीं, क्वार्टाइल जैसा क्वेश्चन नहीं है ये। आपको इसमें एडजस्टमेंट्स करके जो है वो रेशो कैलकुलेट करके फिर कमेंट करना है आपने। वन ऑफ एक्सपेंस, अब ये एक्सपेंड क्या चीज़ है ये अभी हम पढ़ेंगे क्वेश्चन को तो फिर पता लगेगा। वन ऑफ एक्सपेंस डायरेक्टर हैज सजेस्टेड दैट इट वुड बी वाइज, अच्छा जी क्या अक्लमंदी है जी, टू लुक एट द लोड एंड ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर रादर देन हेडन्स इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। वो कहता है जी कि एक्सपेंड का जो एक वो डायरेक्टर है उसने ये सजेस्ट किया है कि आप जो है वो हेडन की जो इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको मत देखिए, आप जो है वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जो है उनके ऊपर आप नज़र रखें, वो ज़्यादा बेहतर जो है वो ऑप्शन है डिसीजन मेकिंग के पर्पस के लिए। अभी हम कहाँ क्वेश्चन पढ़ेंगे पूरा एक मरतबा तो कहानी जो है वो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। As an advisor to expand, explain any concerns you would raise about basing an investment decision on the information available in Loden's consolidated financial statements and Hayden's entities financial statement। Okay, अब देखिए मैंने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट इसलिए पढ़ी है ताकि मुझे पता लग जाए मैंने करना क्या क्वेश्चन में, और इस क्वेश्चन में 20 में से आप 20 मार्क्स इजीली ले सकते हैं। पहले तो
हमेशा की तरह मैं आपसे ये कहूँगा कि आपने जो है वो कभी भी ये नहीं सोचना कि नहीं जी रेशियो एनालिसिस बड़ा मुश्किल है, हम तो जो है वो इसमें मार्क्स ले नहीं सकते। तो मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ। पढ़ते हैं क्वेश्चन में बयान क्या किया गया है, बताया क्या गया है। अब हम क्वेश्चन का डाटा और इन्फॉर्मेशन को देख रहे हैं। एक्सपेंड इज अ पब्लिक लिस्टेड एंटिटी। अच्छा जी, एक्सपेंड की बात हो रही है। अब यहाँ पर सवाल का नाम तो हेडन है, लेकिन एक्सपेंड की बात हो रही है। विच हैज़ experienced rapid growth in recent years through the acquisition and integration of other entities। एक्सपेंड जो है वो एक पब्लिक लिस्टेड एंटिटी है और ये दूसरी कंपनीज को एक्वायर करती है और उस तरीके से ये ग्रो कर रही है। एक्सपेंड इज इंटरेस्टेड इन एक्वायरिंग हेडन। एक्सपेंड जो है वो अब हेडन को एक्वायर करने में इंटरेस्टेड है। अब जारी बात है हेडन कोई अच्छी कंपनी होगी जिसकी वजह से वो ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसका बिजनेस और एक्सपेंड करेगा, तभी वो ये डिसीजन ले रहा है। और रिटेलिंग बिजनेस, ये हेडन जो है ये एक रिटेलिंग बिजनेस है which is one of several entities owned and managed by the same family of which Loden is the ultimate parent। इसको उलट पढ़ते तो बात समझ में आएगी। लोडेन जो है वो आपका अल्टीमेट पेरेंट है और इसके अंडर बहुत सारी एंटिटीज़ हैं जिनको ये ओन कर रहा है और मैनेज कर रहा है। उसमें से एक कंपनी जो है वो हेडन है और हेडन को जो है वो एक्सपेंड जो है वो एक्वायर करने में इंटरेस्ट रखता है। अब यहाँ से सारा सवाल समझ में आ रहा है कि नीचे जो है आपके पास जो है हेडन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट दी गई होंगी। अब यहाँ से माइंड ये बनता है कि आप इसकी रेशोज़ कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे अगर इसकी रेशो सेक्टर से बेहतर है तो इसको हम परचेज़ कर लेंगे, अगर सेक्टर से बेहतर नहीं तो परचेज़ नहीं करेंगे। ऐसा सवाल में नहीं है क्योंकि उसने तो रेशोज़ आपको ऑलरेडी जो है कैलकुलेट करके दे दिए हैं। अगर हम थोड़ा सा जो है वो नीचे जाएँ, ये देखिए आपको रेशोज़ तो कैलकुलेट करके दी हुई हैं। यहाँ पर ये देखिए ये हेडन की रेशोज़ आपको कैलकुलेट करके दी हुई हैं। तो अब हमने क्या करना है, हमने बेसिकली ये जो रेशोज़ आपके सामने दी हैं इसमें कुछ एडजस्टमेंट करके दोबारा से रिकैलकुलेट करके फिर कमेंट करना है। चलें आगे चलते हैं, देखते हैं कि क्या आपको बताता है वो कहता है जी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस दी हुई है। ओके, प्रॉफिट आपके पास है जी हेडन का 14,000 है। ओके, फिर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कोई ख़ास आइटम है जी, एक ख़ास आइटम है डायरेक्टर लोन है, इंटरेस्ट फ्री लोन है और इसके अलावा और कोई ख़ास बात नहीं है। यहाँ से बात जो है वो शुरू करते हैं। फ्रॉम द अबव फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सपेंस एक्सपेंड has calculated for Hayden the ratios below for the year ended 30 September। Okay, it has also obtained the equivalent ratio for the retail sector। ठीक है, बात समझ में आ रही है। सेक्टर की एवरेज दे दी है, हेडन की एवरेज दे दी है, जो कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर अपने सोल्यूशन में जो ऑलरेडी लिख के रखी हुई है। आप जब एग्जाम में इस सवाल को सॉल्व करेंगे तो आपको ये लिखनी पड़ेंगी ताकि कंपैरिजन करना जो है वो आसान हो जाए आपके लिए। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे जी, ये हमारे पास कुछ रेशोज़ दी हुई हैं। अब मेन जो हमारा काम है इस सवाल में वो ये चार एडजस्टमेंट्स जो है वो पढ़नी है। हेडन बाइज ऑल ऑफ इट्स ट्रेडिंग इन्वेंट्री फ्रॉम एन अदर ऑफ द फैमिली एंटिटीज एट अ प्राइस विच इज़ 10% लेस देन द मार्केट प्राइस फॉर सच गुड्स। अब यहाँ पर बात समझने वाली है। हेडन कंपनी जो चीज़ें परचेज करती है वो अपने ही एक फैमिली एंटिटी से परचेज कर रही है जिसकी वजह से उसको 10% डिस्काउंट मिल जाता है प्राइस में। अगर ये चीज़ें मार्केट से परचेज करेगी तो इसको ये डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अब यहाँ सवाल ये इमेजिन ये करें कि अगर एक्सपेंड ने हेडन को एक्वायर कर लिया तो हेडन तो उस लोडन ग्रुप वाली फैमिली से बाहर चला जाएगा, तो फिर उसको हो सकता है कि ये 10% ऑफ ना मिले, उसको मार्केट से चीज़ उठानी पड़े या इसी ग्रुप से ही वो चीज़ परचेज़ करे लेकिन उसको 10% ऑफ ना मिले। तो यहाँ पर हमने अपनी जो परचेजेस हैं उनमें जो डिस्काउंट का एलिमेंट है उसको हमने एडजस्ट करना, उसको हमने 90%, ऑब्वियसली 10% आपको ऑफ मिल रहा है तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ सेल्स में परचेज की जो वैल्यू है वो 90% पे रिप्रेजेंट हो रही है, उसको हमने 100% के ऊपर जो है वो लेके जाना पड़ेगा। अगर आपको परचेज का ब्रेकअप नहीं दिया हुआ, आपको डायरेक्टली कॉस्ट ऑफ सेल्स दी हुई है तो हम पूरी कॉस्ट ऑफ सेल्स को ही जो है वो 90 से 100% के ऊपर जो है वो प्रोपोगेट करेंगे। ओके, आफ्टर द एक्विजिशन एक्सपेंड वुड रिप्लेस द एग्जिस्टिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को चेंज कर देंगे एंड नीड टू पे रेम्यूनरेशन ऑफ 2.5 मिलियन पर एनम। ओके जी, अब यहाँ पर देखते हैं पहले रेम्यूनरेशन कितना पे हो रहा था। देख लीजिए पहले डायरेक्टर की जो सैलरी थी वो 1000 थी, अभी जो है वो कह रहा है कि डायरेक्टर वो चेंज करेंगे एक्सपेंड वाले और अब उसकी जो सैलरी होगी वो 2.5 मिलियन होगी। एक्सपेंस बढ़ेगा, प्रॉफिट आपका जो है वो कम होगा। ठीक है, तो ये एडजस्टमेंट करनी है आपने एक।
द डायरेक्टर्स लोन अकाउंट वुड बी रीपेड, जो डायरेक्टर से आपने लोन लिया हुआ है वो वापस कर देंगे। कैसे? सेम अमाउंट का मार्केट से लोन उठाएंगे जो कि 10% इंटरेस्ट के ऊपर होगा। अभी जो आपके पास लोन है वो इंटरेस्ट फ्री है बेसिकली, उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन इस बंदे को जब आप लोन वापस पे बैक करेंगे तो फिर जो है वो आपने जो है वो मार्केट से लोन उठाना है जो कि 10% इंटरेस्ट के ऊपर जो है वो आपको लोन मिलेगा। तो ये मसला भी हल हो गया। एक्सपेंड एक्सपेक्ट्स दी परचेज प्राइस ऑफ एडन टू बी 30 मिलियन। ओके जी, 30 मिलियन की परचेज प्राइस है। दोबारा क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। रिकैलकुलेट द रेशोस और हेडन। अब रिकैलकुलेट करनी है रेशोस, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे आप? सबसे पहले तो रेशो का नाम लिखेंगे जो आपने रेशोस कैलकुलेट की हुई हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी कैलकुलेट की है, नेट एसेट टर्नओवर, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। आप ये क्वेश्चन लिख के कीजिएगा, एक्सेल पे सॉल्व मत कीजिएगा, क्योंकि जितना आप रेशोस को लिख के सॉल्व करेंगे उतनी अच्छी आपकी लर्निंग होगी। ये मेरा अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, बाकी आपकी मर्जी है। रिटर्न ऑन इक्विटी, नेट एसेट टर्नओवर, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन, इनके पहले आप फार्मूले लिख लें। नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल इक्विटी इनटू 100। रिटर्न ऑन इक्विटी का फार्मूला है नेट एसेट टर्नओवर सेल्स डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, टाइम्स में ये रिप्रेजेंट होता है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल margin is equal to gross profit divided by sales into 100, and net profit margin is equal to net profit divided by sales into 100। फार्मूलाज आपने जो है वो लिख लिए हैं। अब आप क्या करेंगे? आपने एडजस्टमेंट करनी है। एडजस्टमेंट मैं उस वक्त तक नहीं कर सकता, मतलब ये रेशोज मैं उस वक्त तक कैलकुलेट नहीं कर सकता जब तक मैं एक नई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस ना बना लूँ। जो 4 पॉइंट थे ख़ास वो मैंने यहाँ पर कॉपी कर दिए, और 2 पॉइंट्स को मैंने एक कलर भी दिया क्योंकि मैंने उसको लिंक करना है रेशोज़ के साथ। ए पॉइंट मैंने क्या लिखा है? रिकैलकुलेट द रेशोस फॉर हिडन आफ्टर मेकिंग अप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट्स। ये हमने ऑलरेडी जो है वो पॉइंट जो है वो समझ लिया है। इसमें इस पॉइंट में जो है वो कोई जो है वो प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास। सॉरी, एक मिनट, रैप टेक्स्ट हो गया, अब ठीक है। अच्छा जी, बी परचेज प्राइस ऑफ 30 मिलियन शुड बी टेकन एज हेडन इक्विटी। हम इसको इक्विटी के तौर पे जो ट्रीट करेंगे। 30 मिलियन को हम जो है वो इसको हम रेड कर देते हैं, और 30 मिलियन को जो है वो हम ट्रीट करेंगे। एक मिनट, इसको मैं जूम करता हूँ ताकि आपको अच्छे से नज़र आए। 30 मिलियन की जो अमाउंट है इसको हम हेडन्स की इक्विटी जो है वो ट्रीट करेंगे। ठीक हो गया जी। नेट एसेट्स आर इक्वल टू दिस इक्विटी प्लस लोन। नेट एसेट्स आपके पास क्या है जी? इक्विटी प्लस लोन के बराबर है। इक्विटी आपके पास 30 मिलियन है, लोन आपने कितना लिया? उतना ही लोन लिया जितना डायरेक्टर को पे करना है। तो देख लेते हैं वहाँ से ऊपर से कि लोन कितना है। लोन आपका जो है वो 10,000 है। ठीक है जी। चेंजेस विल हैव नो इफेक्ट ऑन टैक्सेशन, ये हमने यहाँ से ही पढ़ा है। तो हमें टैक्स की फिगर को एडजस्ट करने की किसी भी किस्म की कोई ज़रूरत जो है वो नहीं है। तो मैंने आपको एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन जो है वो क्वेश्चन का दे दिया है। अब जो है वो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम रेशोज़ को कैलकुलेट करेंगे। स्क्रैच से काम कर रहा हूँ ताकि उन स्टूडेंट्स को समझ में आए बात कि एडजस्टमेंट्स कैसे करते हैं। सिंपल, यहाँ पर हम अपने सामने रखेंगे SPL जो लिखी हुई है पहले। SPL पहले तो उसको एज इट इज़ जो है ना वो मैं कॉपी कर देता हूँ। ठीक है, 70,000 माइनस 45,000। ये थोड़ा सा क्लैरिकल वर्क है लेकिन ये मैं इसलिए करके दिखा रहा हूँ ताकि जो स्टूडेंट बिल्कुल स्क्रैच से मेरी मदद चाहता है उसका जो है ना वो काम जो है ना वो थोड़ा बेहतर हो जाए। ठीक है, 17,000 आपके पास आ गया। 20,000, ठीक है, 17,000 आ गया। और ये आपके पास फाइनेंस कॉस्ट तो ज़ीरो है, और 17,000 प्लस ज़ीरो, और यहाँ पर आपके पास -3,000, और ये आपके पास 17। ये अभी मैंने कोई काम नहीं किया इसमें, मैंने एज इट इज़ को लिखा है। ये जो आपके पास SPL जो है वो दी है मैंने इसी को ही जो है वो लिख लिया है। ठीक है जी, ओके। नाउ अब हम क्या करेंगे? अब हम जो है इसमें एडजस्टमेंट करेंगे। देखिए मैंने रेड एरियाज हाईलाइट किए हैं क्योंकि इन 3 एरियाज में ही जो है वो आपकी एडजस्टमेंट होनी है। कॉस्ट ऑफ सेल्स में एडजस्टमेंट होनी है, डायरेक्टर सैलरी में होनी है, और फाइनेंस कॉस्ट में होनी है। तो वन बाय वन जो है वो एडजस्टमेंट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपसे क्या कहा था कि 45,000 जो है वो आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स है। हमारी परचेजेस 10% डिस्काउंट के साथ रिकॉर्ड हो रही है, हमें 10% डिस्काउंट मिल रहा है। अगर हम मार्केट से ये चीज़ परचेज करेंगे तो 10% डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो ये 45,000 जो है इसको 90% के हिसाब से नहीं बल्कि 100% के हिसाब से लिखना पड़ेगा मुझे। तो मैं इसको डिवाइड करूँगा 90 से, और इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा 100 से, ताकि ये जो मेरी वैल्यू है कॉस्ट ऑफ सेल्स की
उसमें वो जो 10% डिस्काउंट का एलिमेंट है वो ख़त्म हो जाए। तो इसको वर्कआउट करते हैं। 45,000 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 100, तो 50,000 आपके पास जो है वो कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई। ग्रॉस प्रॉफिट आपके पास 20,000 आ गया। डायरेक्टर सैलरी, आपने सैलरी जो है वो बढ़ानी है। अभी आप जो है वो सैलरी कितनी दे रहे हैं, 1000 दे रहे हैं। 1500 से उसमें इंक्रीज़ आ जाएगा, तो टोटल 2500 जो है वो आपकी सैलरी जो है वो बन जाएगी। ये भी हमारे पास पॉइंट मेंशन है कि 2500 जो है वो सैलरी जो है वो दी जाएगी। ठीक हो गया। फाइनेंस कॉस्ट, जो डायरेक्टर से हमने लोन लिया हुआ है उस लोन को पे ऑफ करने के लिए एक और लोन लिया जाएगा, और वो 10,000 का लोन होगा। उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपके पास 10% बनेगा। ठीक है जी। तो 10,000 इंटू 0.10, ये हमारे पास इंटरेस्ट आ गया। सो 6500 जो है हमारे पास वो प्रॉफिट फॉर दी ईयर आ गया। इसको कोई कलर दे देते हैं हम। 6500 जो है वो आपके पास जो है वो आंसर आ गया। अब हमने रेशोज़ को दोबारा से कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट करते हैं। मैं बिल्कुल जस्ट लाइक ए किड मैं इस रेशोज़ को कैलकुलेट करूँगा। नेट प्रॉफिट मेरे पास कितना है, 6500 है नेट प्रॉफिट, और ग्रॉस प्रॉफिट मेरे पास है 20,000। सो सबसे पहली चीज़, फार्मूला आपके सामने है रिटर्न ऑन इक्विटी का, यहाँ लिखते हैं इसको। नेट प्रॉफिट आपके पास जो है वो है 6500 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल इक्विटी कितनी लेंगे। अब यहाँ पर स्टूडेंट एक गलती ये कर सकता है कि वो यहाँ पर आए और यहाँ से इक्विटी ले। इक्विटी की फिगर जो है वो यहाँ पर 19,700 है, तो काम गलत हो जाएगा, क्योंकि उसने आपको बताया है कि इक्विटी आपने कितनी लेनी है। मैंने पर्पल कलर इसलिए यहाँ रखा है क्योंकि मैंने नीचे एक पॉइंट आपको पहले से लिखवाया है, परचेज प्राइस ऑफ 30 मिलियन शुड बी टेकन एज हेडन्स इक्विटी। तो 30 मिलियन के अमाउंट जो है वो हम इक्विटी के तौर पर लेंगे, तो 30,000 जो है वो आपके पास यहाँ पर ये वैल्यू आएगी। ठीक है जी। सो आंसर क्या आएगा हमारे पास, इज इक्वल टू 6500 डिवाइडेड बाय 30,000। आंसर आ गया 21.7%। फिर उसके बाद सेल्स हमारे पास थी, वो तो सेम थी, चेंज नहीं हुई। 70,000 हमारे पास सेल्स हैं, और आपके पास जो है वो डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास कितना होगा। यहाँ पर हमारे पास इक्विटी कितनी है, इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स। इक्विटी हमारे पास ऊपर लिखी हुई है, 30,000 हमारे पास जो है वो इक्विटी है, प्लस हम कर देंगे इसमें लॉन्ग टर्म लोन्स। 10,000 का लोन हमने लेना है डायरेक्टर को वापस पे करने के लिए, तो 40,000 जो है आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। ठीक है, 70,000 डिवाइडेड बाय 40,000, तो ये हमारे पास आ गया 1.75 टाइम्स। ये टाइम्स में होती है आपके पास रेशो। ग्रॉस प्रॉफिट दोबारा देखना पड़ेगा, याद नहीं है। ग्रॉस प्रॉफिट आपके पास 20,000 है, तो 20,000 हमारे पास जो है वो ये मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 70,000। तो रेशो कैलकुलेट कर लेते हैं। 20 डिवाइडेड बाय 70, 28.6% जो है। अब कोई ये ना बोले कि ये 20/70 क्यों कर दिया, तो पूरा ही लिख देते हैं। एक मिनट, लें जी। नेट प्रॉफिट 6,500 आपके पास आ रहा है, तो 6,500 आपके पास ये आ गया। 6,500 इंटू 100 डिवाइडेड बाय सेल्स 70,000। फार्मूला अप्लाई करते हैं, 6,500 डिवाइडेड बाय 70,000, 9.3%। अब देखिए मेरे पास एक पिक्चर जो है वो क्लियर जो है वो हो रही है। मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ और मैं आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है वो बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आपने कंपैरिजन करना है। सिर्फ और सिर्फ ये लिख देना कि जी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ लिख देना, ये आपको नंबर दिलवाएगा, लेकिन ये आपको ज़्यादा नंबर नहीं दिलवा सकता। आपने कुछ ख़ास एरियाज़ को हिट करना है रेशो के ऊपर कमेंट्री करते वक्त, वो मैं आपको बताऊंगा अभी। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने इन 3 कॉलम्स को देखना है। अब ज़रा इसको ज़रा वॉच करते हैं। हेडन की जो रिटर्न ऑन इक्विटी थी पहले वो 47.1% थी, ओके, और अभी जो है वो 21.7% है। अगर मैं इंडस्ट्री से इसको कंपेयर करूं तो 47.1 इन कंपैरिजन टू 22% ऊपर है, और
21.7% एज़ कम्पेयर टू 22, नियरली सेक्टर के बराबर ही है। तो कोई यहाँ पर बहुत खातिर ख्वाह डिफरेंस नहीं है, लेकिन यस, इन दोनों में, सेक्टर में और हेडन की जो इंडिविजुअल है बिफोर एडजस्टमेंट्स जो आपके पास रिटर्न ऑन इक्विटी है, उसमें एक अच्छा खासा जो है वो डिफरेंस है। अब ये डिफरेंस क्यों है, इसकी वजूहात हमें पता होनी चाहिए कि रिटर्न ऑन इक्विटी को कौन कौन से आइटम्स जो है वो अफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स विच अफेक्ट रिटर्न ऑन इक्विटी। तो यहाँ पर हम दो बातें तो मेरे, तीन बातें तो मेरे माइंड में आ गई हैं, ठीक है। नंबर वन, पहले तो मैं इस इंक्रीज डिक्रीज का जिक्र करूँगा कि हेडन की जो इंडिविजुअल रिटर्न ऑन इक्विटी थी बिफोर एडजस्टमेंट वो 47.1% थी। फिर उसकी एडजस्टमेंट्स के बाद जो रिटर्न ऑन इक्विटी आई वो 21.7% थी। अगर मैं 47.1% को कंपेयर करूं 22 से, जो कि सेक्टर का एवरेज है, तो परफॉर्मेंस बेहतर है। अगर मैं 21.7 को कंपेयर करूं 22% से, तो भी परफॉर्मेंस ठीक ही है, कोई बहुत ज़्यादा वर्स्ट नहीं है। तो ये इंक्रीज डिक्रीज तो आपने हर रेशो में बताना ही बताना है। उसके बाद इसके फैक्टर्स क्या होते हैं, उसके ऊपर हमने बात करनी है। फैक्टर्स के ऊपर जब हम बात करेंगे तो मैं आपको दो तीन बातें और बताऊंगा अभी। पहले इसी तरह से बाकी कंपैरिजन भी कर लेते हैं। नेट एसेट टर्नओवर 1.67 टाइम्स आ रहा है सेक्टर का, और आपका 2.36 है बिफोर एडजस्टमेंट, इम्प्रूव्ड है। और अभी 1.75 है एडजस्टमेंट के बाद, जो कि सेक्टर से ऊपर ही है। तो यहाँ पर भी आपको पॉजिटिव साइन मिल रहा है। अब आपने इसको भी इसी तरह से सेंटेंस की फॉर्म में जो है वो लिखना है, आपने जो है बताना है कि हेडन्स net assets turnover is 2.36 times before adjustment, but after doing the adjustments, the net assets turnover of Hayden is 1.75%. In both of the cases, the net assets turnover is higher than the sector's average in both cases. आप इसको ऐसे लिख लीजिएगा, जैसे मर्जी आपके अपने लफ्ज़ों में आप लिख सकते हैं इसको। सिमिलरली हम ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन और नेट प्रॉफिट के ऊपर आते हैं, क्विकली बात करते हैं। 35.7, 28, अब देखिए ये 28.6 और ये 30 है, कोई बहुत ड्रास्टिक चेंज नहीं है, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चेंज नहीं है, ठीक है, थोड़ा कम है लेकिन बहुत ज़्यादा कम नहीं है। तो इसको भी आपने एक सेंटेंस की फॉर्म में लिखना है, इंक्रीज डिक्रीज, वही जिस तरह आपको पहले मैंने दो करके दिखाए। और लास्ट आपने नेट प्रॉफिट दोबारा से उसी तरह से 20% एंड 9.3, अगेन 9.3, ये थोड़ा सा ज़रा कम है। 2.7% का गैप आ रहा है, और यहाँ पर ऊपर है, यानी कि बिफोर एडजस्टमेंट्स हेडन का जो नेट प्रॉफिट है वो ऊपर है, और आफ्टर एडजस्टमेंट्स उसका नेट प्रॉफिट गिर गया। अब हमें इन तमाम की रीज़न पता है। इस सवाल में जब भी आप रेशियो एनालिसिस कर रहे होते हैं या इंटरप्रिटेशन कर रहे होते हैं, कुछ आपके सवालात में ऐसी इंफॉर्मेशन दी होती है कि जिनको बेस बना के हम कमेंट्री कर सकते हैं, और कुछ होते हैं जनरल फैक्टर्स। यहाँ पर आपके पास जो है, अब हमारे पास तीन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन गिवन है। नंबर वन, हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन गिवन थी कि ये अपनी फैमिली एंटिटी से गुड्स परचेज करता है तो उसको 10% का डिस्काउंट मिलता है। अब देखिए 10% का जब डिस्काउंट मिलेगा तो उसकी कॉस्ट ऑफ सेल्स कम होगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स कम होगी तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा। जब मार्केट से चीज़ परचेज करेगा तो 10% का डिस्काउंट नहीं मिलेगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ जाएगी, प्रॉफिट कम हो जाएगा, ऑब्वियसली तभी तो क्रॉस प्रॉफिट रेशो जो है वो आपकी चेंज होगी। डायरेक्टर की सैलरी पहले 1000 थी, अभी जो है वो 2.5 है, 2500 है, पहले 1000 थी। तो सैलरी बढ़ेगी तो आपका प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी आपका कम हो जाएगा, इसके वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम होगा, और अल्टीमेटली आपका नेट प्रॉफिट कम होगा। तो ज़ाहिर बात है, ये जो आपके पास पहले जो है 20% आ रहा था नेट प्रॉफिट मार्जिन, अब ये 9.3 पे इसलिए आ गया है क्योंकि आपने एक बहुत बड़ा एक्सपेंस बीच में डाल दिया जो कि डायरेक्टर सैलरीज है। फिर सिमिलरली आप देखें फाइनेंस कॉस्ट, पहले आपके पास इंटरेस्ट फ्री लोन था क्योंकि आप एक ग्रुप का हिस्सा थे, अब आप ग्रुप से बाहर आ गए हैं, तो अब आपको जो है इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, उससे आपका नेट प्रॉफिट और कम हो गया। तो इसलिए अब हमें सारे फैक्टर्स पता हैं। मेजर इस सवाल में तीन ही फैक्टर्स जिनको आपने आपस में रिलेट करना है। एक आपके पास 10% डिस्काउंट, दूसरा आपके पास डायरेक्टर की सैलरी, और तीसरा आपके पास जो है वो आपके पास है फाइनेंस कॉस्ट। तो इन तीनों चीज़ों को जो है वो आपने देखना है। अब हम जो है वो कमेंट्री शुरू करने जा रहे हैं। कमेंट्री में आपको बुक से ही पढ़ाऊंगा, मैंने जो अपने पॉइंट्स बताने थे वो मैं आपको बता दिए हैं, लेकिन मैं पहले आपको कुछ बातें और बता दूं। देखिए सबसे पहली चीज़ क्या है, हम इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की ओर बात करेंगे हर डे की बिफोर एडजस्टमेंट्स के, वो सेक्टर के कंपैरिजन में कैसे जो है वो काम कर रहा था, जो कि मैंने आपको करके दिखाया अभी। उसके बाद हम परफॉर्मेंस आफ्टर एडजस्टमेंट्स के ऊपर बात करेंगे कि उसने उसमें कैसा परफॉर्म किया, रेशो कम हुई ज़्यादा हुई। तो पहले तो सिंपल आपने रेशो के जो हाई लो की मूवमेंट है उसके ऊपर कमेंट करना है। उसके बाद जैसे मैंने क्वार्टाइल में भी आपको कहा था, जो मेरा पिछले सवाल की वीडियो है, इसमें भी मैं आपको ये कहूँगा कि आपने
एक रेशो का दूसरी रेशो के साथ जो है वो रिलेशनशिप जोड़ना है। देखिए रिलेशनशिप तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर जुड़ रहा है, नज़र आ रहा है। ये देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल इक्विटी, नेट प्रॉफिट का वर्ड आ रहा है, नेट एसेट टर्नओवर सेल्स का वर्ड आ रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट में सेल्स का वर्ड आ रहा है और ग्रॉस प्रॉफिट का वर्ड आ रहा है, नेट प्रॉफिट में सेल्स का वर्ड आ रहा है, नेट प्रॉफिट का वर्ड आ रहा है। तो यहाँ पर तो सारा खेल ही आपके पास एक्सपेंसेस का है। यहाँ पर नेट प्रॉफिट है तो तीनों एक्सपेंस बीच में आ जाएंगे, वो जो कॉस्ट ऑफ सेल्स की वर्किंग है, परचेज की, जो आपको मटेरियल आप परचेस करें वो भी आ जाएगा इसमें, डायरेक्टर की सैलरी भी आ जाएगी और आपके पास इंटरेस्ट भी आ जाएगा, लोन इंटरेस्ट। नेट एसेट टर्नओवर में आपके पास सेल्स हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपके पास जो है नेट एसेट टर्नओवर का ताल्लुक किसके साथ होता है, आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, नेट एसेट टर्नओवर का जो ताल्लुक है वो आपके पास दो रेशोज़ के साथ इसका ताल्लुक बनता है, प्रॉफिट मार्जिन के साथ इसका ताल्लुक बनता है। तो यहाँ पर रिलेशनशिप आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट में आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट और सेल्स है, ग्रॉस प्रॉफिट को क्या चीज़ अफेक्ट कर रही है, वो जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है, परचेज। नेट प्रॉफिट को क्या चीज़ अफेक्ट कर रही है, ओवरऑल तो तीनों इफेक्ट कर रही है, लेकिन अगर मैं ग्रॉस प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट मार्जिन की जर्नी की बात करूं तो डायरेक्टर की सैलरी और वो जो आपके पास आपने लोन लिया वो उसको इफेक्ट कर रहा है। तो ओवरऑल सिचुएशन हमारे सामने सारी जो है वो अब क्लियर है। अब हम देखते हैं कि हमने करना क्या है। तो आपने पहले तो इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज इंक्रीज डिक्रीज बता दिया विद एंड विदाउट एडजस्टमेंट्स। फिर आपने दूसरी रेशोज के साथ इसका रिलेशनशिप बनाना है, और ये जितने सवाल आप ज़्यादा करेंगे आपको ऑटोमेटिकली खुद पता लग जाएगा कि कौन सी रेशो का ताल्लुक जो है ना वो किस रेशो के साथ है। फिर उसके बाद आपके पास जो है वो अगली चीज़ जो है यहाँ पर आ रही है, वो आ रही है फैक्टर्स। अब फैक्टर्स आपको पता है जनरल भी होते हैं और फैक्टर्स आपके पास स्पेसिफिक भी होते हैं। तो हम पहले स्पेसिफिक फैक्टर्स जो तीन मैंने आपको बताए हैं, मटेरियल, डायरेक्टर सैलरी एंड लोन इंटरेस्ट, उसके बारे में बात करेंगे। और उसके अलावा अगर कोई फैक्टर आपके माइंड में आता है तो आप उसके बारे में बात कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जितने भी ये सवालों के आंसर दिए हुए ये एग्जामिनर के लिखे हुए हैं। एग्जामिनर कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि आप सारी बातें लिखें, और एग्जामिनर कभी भी ये नहीं कहेगा कि जो मैंने बात नहीं लिखी हुई उससे हट के कोई और बात लिखी जाए। ऐसा भी हो सकता है कि जो बातें उसने लिखी हुई हैं आप उससे हट के कोई बात कर दें तो उसके भी नंबर मिलेंगे आपको, और ऐसा भी हो सकता है कि जो बातें उसने लिखी हैं सारी बातें वो ना हो रही हों, उसने 5 बातें लिखी हैं आपने 3 बातें लिखी हैं तो भी आपको नंबर मिलेंगे। ये इसका सबसे कॉम्प्रिहेंसिव आंसर उसने लिखा हुआ है। तो रेशो एनालिसिस को कोई इतनी बड़ी जो है ना वो आप जो है बड़ी चीज़ ना बनाएं। इट्स वेरी इजी, बस इसकी थोड़ा टेम्परामेंट चाहिए आपको। चलिए अब ओवरऑल तो सवाल की सिचुएशन समझ में आ गई है। तमाम स्टूडेंट के लिए एक टिप है कि इसके मैं तो आंसर इसलिए पढ़ के सुना रहा हूँ क्योंकि टाइम शॉर्ट है आप लोगों के पास, ठीक है, और आपको ये चीज़ जो है वो आती भी नहीं है। इसको सिखाने के लिए वीडियोस मैं अलग से बना दूंगा, लेकिन अभी फॉर द टाइम बिंग आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू को सामने रखते हुए वीडियो बना रहा हूँ। तो इसलिए मैं इसका आंसर आपको पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप इसका आंसर हैंड रिटन, नॉट एक्सेल नॉट वर्ड, हैंड रिटन आंसर लिखें, रेड पेन लें, चेक करें, मार्किंग करें क्या पॉइंट लिखा क्या पॉइंट नहीं लिखा, किस तरीके से आपने जो है वो इसको जो है वो आपने जो है वो पोर्ट्रेट किया। तो इस चीज़ को जो है वो आपने ज़रूर जो है वो देखना, ठीक है जी। तो ज़रा इसको जो है वो हम अब देखते हैं। सबसे पहली चीज़ जो इसके आंसर में हमारे पास है उसको देखते हैं कि क्या इसके आंसर में क्या बात जो है ना वो हमसे वो करता है, ठीक है। सिर्फ ओके नाउ हमारे पास जो है वो आंसर के ऊपर थोड़ी सी जो है वो हम बात कर। ओके जी। अब हमारे पास अच्छा इस सवाल में दूसरी एक रिक्वायरमेंट भी है, उसको भी जो है वो हम देखेंगे बाद में। पहले जो है ज़रा इसके आंसर को देखते हैं। अब देखिए इसने जो है वो सबसे पहला काम क्या किया है, इसने सबसे पहला काम जो है वो ये किया है कि आपके पास इसने फॉर कंपैरिजन सब रेशोज़ जो है वो उसने आपके सामने लिख दी हैं। ये काम तो हमने भी किया है, ये देखिए ये काम तो हमने भी किया है कि आपके पास तमाम रेशोज़ को इस तरीके से हमने शो किया। तो ये काम हमने किया है, कंपैरिजन यस हमने किया है, सारी रेशोज़ हमने कैलकुलेट की हैं, आंसर हमने मैच कर लिए, बिल्कुल सही है सारे। सो ये एरिया मैं अगर इसको पॉइंट आउट करूं तो ये एरिया मेरा बिल्कुल सिक्योर हो। अच्छा फिर उसके बाद उसने कहा है हेडन्स एडजस्टेड रेशोज, देखिए ऑन द assumption of that after the purchase of Hayden the favorable effects of the transaction with other business owned by the family would not occur। वो ये कह रहा है कि जब हेडन को परचेज कर लेगा एक्सपेंड तो जो फैमिली एंटिटी से उसको बेनिफिट मिल रहा है वो उसको बेनिफिट मिलना ख़त्म हो जाएगा, तो उसकी वजह से उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो अभी वैल्यूज़ आ रही हैं वो चेंज होगी, तो हम उनको एडजस्टमेंट करके फिर रेशोज़ कैलकुलेट करते हैं। ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये काम
हमने ऑलरेडी बात कर ली। अब उसके बाद जो है अगली बात, हमने कॉस्ट ऑफ सेल्स और डायरेक्टर रेम्यूनरेशन और इंटरेस्ट, ये बात भी हमने कर ली। हमने जो है वो एसपीएल भी बना ली। तो आप देखिए तो हमारे 6 नंबर सिक्योर हो गए। अब उसने जो है वो ये सारी रेशोज़ दोबारा से कैलकुलेट की हैं और रेशोज़ को कैलकुलेट करके उसने एक टेबल में सामने रख दिया है, ताकि आप इसका कंपैरिजन कर सकें, जो कि मैंने आपके सामने यहाँ पर जो है वो एक्सेल शीट के ऊपर ये सारा जो है वो किया हुआ है मैंने। ठीक है, अब आगे चलते हैं और कमेंट्री पढ़ते हैं। बी पार्ट इसका है, कम एक्सप्लेनेशन, देखिए हमने ज़्यादा बात की है। देखते हैं वो क्या बोलता है, इसका थोड़ा सा एनालिसिस जो है वो हम करते हैं। हम इसको हाईलाइट करेंगे, जो बातें जो है वो हमें काम की लगेंगी। ठीक है, एन एनालिसिस ऑफ हेडन्स रेशियोज बेस्ड ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइडेड रिवील्स अ स्ट्रॉन्ग पोजीशन। उसने एक ओवरऑल आपको ना इम्प्रेशन दिया है कि आप जो है वो किस तरीके से इसको पोर्ट्रे करें। ओवरऑल तो आपको एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन ही नज़र आ रही है हेडन की। देखें हर जगह पे जो है वो आपने अगर गौर करें तो आपके पास रेशो जो है ना वो ऊपर ही है सेक्टर से। देखें 22, 47, 1.6, 2.36, 30, 35, 12, 20, तो हर जगह पे आप ऊपर ही हैं। तो एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन आपको नज़र आ रही है। तो उसने एक ओवरऑल पिक्चर पोर्ट्रे की है यहाँ पर, पर्टिकुलरली इन रिलेशन टू प्रॉफिटेबिलिटी व्हेन कंपेयर टू अदर बिजनेस इन द रिटेल सेक्टर। जी बिल्कुल, प्रॉफिटेबिलिटी में तो बहुत ऊपर है वो, देख सकते हैं आप। ये सारी रेशोज़ आपकी जो हैं ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ ही हैं। तो इसमें तो और कोई रेशो तो कैलकुलेट करवाई नहीं उसने हमसे, तो ये इन सब में वो ऊपर ही है सेक्टर से। Hayden has a very high return on equity which is a product of higher than average profit margins। ये देखिए जी, प्रॉफिट मार्जिन हमारे पास कितने हैं? अगर आप देखें तो हमारे पास जो इंडस्ट्री का जो प्रॉफिट है वो 30% और 12% है। ये ग्रॉस है और ये नेट है। हमारा जो है 35.7 और 20 है हेडन का, यानी कि तो दोनों सूरत हाल में आप बहुत ऊपर हैं। तो अगर आपका प्रॉफिट मार्जिन जो है वो ऊपर है तो फिर आपका रिटर्न ऑन इक्विटी भी ऊपर ही होगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर वो रिलेशनशिप बना रहा है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन नेट प्रॉफिट मार्जिन का रिटर्न ऑन इक्विटी के साथ। अब आप कोई और सवाल अगर आप करेंगे उसमें रिटर्न ऑन इक्विटी का जिक्र आएगा, तो आप उसमें मेंशन कर सकते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन और नेट प्रॉफिट मार्जिन का जिक्र कर सकते हैं, उसका रिलेशनशिप बना सकते हैं। Hayden has a very high ROE which is ठीक है at both the gross and net profit, देख लिया हमने, and a significantly higher net asset turnover। अब देखिए उसने तीनों को जोड़ दिया है, रिटर्न ऑन इक्विटी के साथ उसने तीनों को जोड़ दिया है और आपको वो अब एसेट टर्नओवर के बारे में बता रहा है। अब देखिए 1.6, 2.36, इसका मतलब है कि हेडन अपने एसेट्स को इफेक्टिवली जो है यूज़ कर रहा है, तभी तो उसका एसेट टर्नओवर ज़्यादा है, पॉजिटिव साइन है। दस ऑन द फेस ऑफ इट हेडन इज मैनेजिंग टू अचीव हायर प्राइसेस। अब देखें ये क्या बात कर रहा है, ये स्पेसिफिक पॉइंट नहीं है, कहीं भी क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं है कि हेडन की क्या प्राइसेस हैं, ठीक है, या क्या वो चार्ज करता है प्रॉफिट, नहीं। ये एक जनरल पॉइंट उसने मेंशन किया। आपको जनरल पॉइंट क्या है, आपका प्रॉफिट कब ज़्यादा आता है? आपका प्रॉफिट तब ज़्यादा आता है जब या तो आपकी सेल प्राइस बहुत ज़्यादा हो या आपकी कॉस्ट बहुत कम हो। तो अब मुझे नहीं पता वो क्या कर रहा है, उसने इसको एक जनरल कमेंट बना के आपके सामने रख दिया है कि या तो सेल प्राइस जो है वो ज़्यादा है हेडन के प्रोडक्ट्स की, या उसकी कॉस्ट जो है वो बहुत कम है। नेक्स्ट वन, हैज़ बेटर कंट्रोल ऑफ ओवरहेड्स। अब देखिए, या फिर उसका नेट प्रॉफिट मार्जिन भी ऊपर है, तो हो सकता है कि वो ओवरहेड्स को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर रहा हो, क्योंकि और भी तो बहुत सारी एंटिटीज़ हैं उसके ग्रुप में। आप लोगों ने अगर मैनेजमेंट पढ़ी तो आपको पता होगा कॉस्ट एलोकेशन, आप ओवरहेड्स को एलोकेट करते हैं ताकि जो है सिचुएशन चेंज हो जाए। अगर आप एक ही बेस के ऊपर जो है लोकेशन करेंगे ओवरहेड्स की, तो हो सकता है कि कोई बिज़नेस जो है वो प्रॉफिटेबल हो लेकिन वो लॉस में आ जाए या कम प्रॉफिट हो। अगर आप एक रीजनेबल बेसिस के ऊपर कॉस्ट एलोकेशन करेंगे तो सब हो सकता है एंटिटीज़ आपकी प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएं। तो उसकी ओवरहेड एलोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये भी जनरल पॉइंट है, हमें गिवन नहीं है, लेकिन ये हमारी अजम्पशन है कि अगर एक बिज़नेस के प्रॉफिट्स ज़्यादा हैं तो उसमें सेल्स, आपकी कॉस्ट और उसके ओवरहेड्स, ये तीन फैक्टर्स इसमें आपके आ सकते हैं कि आप ज़्यादा प्राइस चार्ज कर रहे हैं, कॉस्ट आपकी कम इंकर हो रही है, या आप ओवरहेड्स को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं। एंड इज़ यूजिंग इट्स नेट एसेट्स मोर एफिशिएंटली इन टर्म्स ऑफ जनरेटिंग रेवेन्यू। ठीक है जी, ये बात हमने कर रही ऑलरेडी, नॉर्मल बात है। अब एडजस्टमेंट के बाद की बात करेगा, क्योंकि पहले तो बात जो कर रहा था वो क्या कर रहा था, विदाउट एडजस्टमेंट्स बात कर रहा था। अब एडजस्टमेंट्स के साथ जो है ना वो आपसे वो बात करेगा। However, when adjustments are made for the effects of its favorable transactions with other businesses owned by the family, the position changes somewhat। हाँ जी, पोजीशन तो चेंज हो रही है। अब इस सेंटेंस की लिखने की जरूरत नहीं है पेपर में, आपको ये बात हमें ऑलरेडी पता है।
The effect of purchasing its inventory from another family-owned supplier at favorable market prices means that its reported gross profit percentage of 35.7 is flattering. Had these purchases been made at market price, it would fall to 28.6, which is below the sector average of 30%. ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ये देखिए, यहाँ से बड़ी क्लियर कट ये आपको नज़र आ रही है चीज़। ये देखिए, जब वो बाहर से चीज़ें परचेस करेगा उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, जब उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी तो उसका ग्रॉस प्रॉफिट गिर जाएगा। ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। उसने ये बात 5 लाइनों में की है, मैंने आपको ये बात 1 लाइन में बता दी है। नंबर आपको पूरे मिलेंगे इसके, क्योंकि बात लॉजिकल होनी चाहिए। एसीसी का एग्जामिनर है। द इफेक्ट ऑफ द फेवरेबल इन्वेंट्री परचेज बार बार जिक्र कर रहा है वो, कैरी थ्रू नेट प्रॉफिट। जाहिर बात है, अगर आपकी कॉस्ट ही कम हो गई तो ग्रॉस प्रॉफिट भी ज़्यादा आएगा, अल्टीमेटली नेट प्रॉफिट भी आपका ज़्यादा आएगा। Based on expense estimate of future directors' remuneration, it would seem that existing directors of Hayden are not charging commercial rates for their remuneration. अब ये देखें, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है इसमें। इस चीज़ का सवाल में कोई जिक्र ही नहीं था। आप खुद सोचें कि आप डायरेक्टर को सैलरी दे रहे हैं एक 1000, और जब उसको एक्सपेंड जब एक्वायर करेगा वो पे करेगा एक डायरेक्टर को 2500। तो इसका मतलब ये है कि आप डायरेक्टर्स को कम पे करते हैं, तभी तो आपका एक्सपेंस कम है, तभी तो आपने अपने जो है कॉस्ट कंट्रोल की हुई है, तभी तो आपका प्रॉफिट ज़्यादा है। ये उसने एक फैक्टर यहाँ पर बयान किया है। व्हेन एक्सपेंड रिप्लेसेस द बोर्ड ऑफ हेडन, अब क्या होगा जब वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को चेंज करेगा तो सैलरी बढ़ जाएगी। इट विल हैव टू इंक्रीज डायरेक्टर रेम्यूनरेशन बाय 1.5 मिलियन, हमने एडजस्टमेंट की है इसकी। एडिशनली व्हेन इंटरेस्ट फ्री डायरेक्टर, अब वो जो डायरेक्टर से आपने लोन लिया था वो जब आपने पे करना है तो वो कमर्शियल लोन उठाना पड़ेगा, उसके ऊपर फिर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो आपका एक्सपेंस जो है वो और बढ़ेगा और आपका प्रॉफिट और गिरेगा। ठीक है। Additionally, when interest-free directors' loan are replaced with a commercial loan with interest at 10% per annum, this would reduce net profit by further 1 million. The accumulation of these adjustments mean that ROE which expand should expect would be 21.7%. ये देखें, 21.7% जो है वो आपका ROE आ जाएगा। ये देखिए, हमने कैलकुलेट किया हुआ है। ठीक है। The accumulation of these adjustment means that the ROE which expand should expect would be 21.7% rather than the reported 47.1%. Okay, which is most exactly in line with sector। देखिए, मैंने आपको पहले बात कर दी थी 21.7 22, कोई इतना ड्रास्टिक फर्क नहीं है, कोई बहुत वर्स्ट सिचुएशन नहीं है, करीब करीब ही है ऑलमोस्ट। ठीक है। In a similar vein, when the asset turnover is calculated based on equity purchase price and the commercial loan, जो कि उसने हमें कहा था कि आप इक्विटी 30 मिलियन की लेंगे परचेस प्राइस के बराबर और आप लोन ऐड कर देंगे, इट फॉल्स फ्रॉम 2.36, देखिए 2.36 से 1.75 पे आ रहा है। फिर भी आप इंडस्ट्री की जो सेक्टर की एवरेज है उससे आप ऊपर ही हैं। द कमर्शियल लोन इट फॉल्स फ्रॉम 2.36 टाइम टू 1.7, ये वही बात है, हाई लो की बात हो रही है। तो मैंने आपसे कहा था कि रेशो में हाई और लो का आपने डिफरेंस बताना है, फिर आपने रिलेशनशिप बताना है, फिर आपने जनरल फैक्टर या स्पेसिफिक फैक्टर की बात करनी, फिर आपने कंक्लूजन देना है। 4 बातें मैंने आपको बताई हैं, इंक्रीज डिक्रीज, रिलेशनशिप विद अदर रेशोज, स्पेसिफिक एंड जनरल फैक्टर्स, और चौथा कंक्लूजन। देखें, ये 2.36 से 1.75 ये इंक्रीज डिक्रीज है। फिर अब वो बताएगा रिलेशनशिप तो उसने कोई नहीं बताया, उसने ऊपर ही जिक्र कर दिया था, पहला पैराग्राफ में उसने सारे रिलेशनशिप जिक्र किए हैं। फिर उसके बाद उसने क्या बताया कि स्पेसिफिक और जनरल फैक्टर, उसने यहाँ पर इन्वेंट्री का जिक्र किया, उसने यहाँ पर डायरेक्टर रेम्यूनरेशन का जिक्र किया, उसने यहाँ पर जो इंटरेस्ट का जिक्र किया, उसने यहाँ पर कमर्शियल रेट्स का जिक्र किया कि जी आप अपने डायरेक्टर्स को वो अमाउंट ही पे करें, तो उसने सारे स्पेसिफिक फैक्टर्स बता दिए। और यहाँ देखें, ये कुछ जनरल फैक्टर्स, कंट्रोल ऑफ ओवरहेड्स, रिड्यूस कॉस्ट, हायर प्राइसेस, ये सारे उसने जनरल फैक्टर्स बताएं। अब आपको एक ओवरऑल कंक्लूजन इसके ऊपर देने जा रहे हैं, देखिएगा ज़रा। Hayden's adjusted result would still be slightly ahead of sector average in most areas। यहाँ पर 21.7 है, करीबी है, 1.75 ऊपर है, 28.6 करीबी है, 9.3 थोड़ा नीचे। ओवरऑल बेहतर ही है, सेक्टर से फिर भी बेहतर ही परफॉर्म कर रहा है हेडन एडजस्टमेंट्स के बाद भी। However, Hayden will be now where near the excellently performing business suggested by the reported figures, and expand needs to exercise a degree of caution in its negotiation। अब देखें, वो कह रहा है कि हेडन जो है वो जो भी परफॉर्म कर रहा है, एक्सपेंड को ज़रा केयरफुल रहना पड़ेगा नेगोशिएट करते हुए। उसकी वजह ये है कि जब आप ग्रुप की बात करते हैं, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करते हैं, जब कोई एंटिटी ग्रुप का हिस्सा है तो उसमें बहुत सारी ट्रांजैक्शन ऐसी हो रही होती हैं जो कि इंटर कंपनी चल रही होती हैं, और बहुत सारी ट्रांजैक्शन आपके पास ऐसी होती हैं जिनमें आपका प्राइस जो है वो आपकी रिड्यूस हो जाती है। फिर आपको पर्क्स भी मिलते हैं, मिसाल के तौर पे हेडन के पास कोई बिल्डिंग नहीं है,
हेडन जो है वो बिल्डिंग इस्तेमाल कर रहा है किसी और फैमिली एंटिटी की। अब जब आप वो तो शो कर रहा होगा उसको अपना एसेट, लेकिन असल में उसके पास वो एसेट ना हो, फिर आपके पास और एसेट्स शेयर्ड हो सकता है मशीनरी प्लांट कोई ऐसी चीज़ शेयर्ड हो सकता है कि आप मैनेजमेंट टीम जो है वो शेयर कर रहे हो। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हिडन है सिर्फ इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यस, जाहिर बात है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बेस करके ही हम डिसीजन लेंगे, लेकिन हमारे पास और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए वो यहाँ पर ये कह रहा है कि आपको थोड़ा सा ज़रा ध्यान देना पड़ेगा अगर आप हिडन को जो है ना एक्वायर करने जा रहे हैं। मैं दोबारा ही लाइन पढ़ता हूँ। हिडन विल बी nowhere near the excellently performing business suggested by the reported figures and expand needs to exercise a degree of caution। degree of caution का मतलब ये कि आप मोहतात रह के ज़रा देखभाल के ये फैसला वो करें। तो ये एक उसने बेसिक कमेंट्री की है। हमने ये सारी बातें सवाल की ये जो डाटा था ये जो आपके पास रेशोस थी इनको देख के ही हमने कर ली। अब जो अगला सवाल है वो ज़रा थोड़ा समझने वाला है। वो कहता है, अगर आप क्वेश्चन तो दोबारा से रिकॉल करें तो उसने ये कहा था कि एक डायरेक्टर ने ये बोला है कि अगर हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखें तो हम ज़्यादा बेहतर डिसीजन ले सकते हैं कि क्या हमें हेडन को जो है वो एक्वायर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये भी हमारे पास एक पार्ट है क्वेश्चन का। अब इसका आंसर क्या होगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सिर्फ और सिर्फ हेडन के रिजल्ट्स नहीं आ रहे होंगे, बल्कि और जो उसकी फैमिली एंटिटीज़ हैं उसके रिजल्ट्स भी आ रहे होंगे, जिसमें एसेट्स शेयर्ड होंगे, मैनेजमेंट शेयर्ड होगी, ठीक है, सर्विसेज शेयर्ड होंगी, एक्सपेंसेस एलोकेटेड होंगे। ठीक है, हो सकता है कि एक्सपेंसेस ज़्यादा हों लेकिन आपने उसकी एलोकेशन ऐसे की है कि वो सब पे स्प्रेड कर दिया। तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो अगर आपको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिल भी जाती है तो फिर भी आप जज नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें तो और कंपनीज का डाटा भी जो है वो भी मौजूद होगा। तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन टू मेक अ गुड डिसीजन। हेडन की इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही जो है वो एक बेहतर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। इसके अलावा अगर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए तो वो बेहतर रहेगा ये फैसला करने के लिए। तो इसका ज़रा देखते हैं आंसर वो क्या कहता है। काफ़ी बड़ा आंसर उसने लिखा है यहाँ पर, लेकिन मैंने जो आपके साथ बातें सारी शेयर की हैं इन्हीं के ही इर्द गिर्द उसका आंसर होना चाहिए। द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ लोडन आर ऑफ लिटिल वैल्यू। देखिए मैंने क्या कहा था आपको कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इतनी वैल्यू नहीं रखती व्हेन ट्राइंग टू असेस द परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ सब्सिडरी। देयरफॉर द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन विच टू बेस एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन वुड बी हिडन ऑन एंटिटीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पहली बात, ये पहली बात है। पहली बात कि ग्रुप की स्टेटमेंट इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन, हिडन की इंडिविजुअल ज़्यादा बेहतर है। However, when an entity, अब वो बता रहा है क्यों, उसकी रीज़न बता रहा है जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। However, when an entity is part of a group, there is the potential, ऐसा हो सकता है, for the financial statement to have been subject to influence of related party transaction। देखें ना, पेरेंट आप सब्सिडरी हैं, पेरेंट कंपनी है, रिलेटेड पार्टी हैं, आप सब्सिडरी हैं, लोडन आपकी पेरेंट कंपनी है, और पेरेंट उसकी अलग से और सब्सिडरीज होंगी तो वो भी रिलेटेड पार्टी हैं, उनके दरमियान आपस में ट्रांजैक्शन हो रही हैं। अब रिलेटेड पार्टी चूँकि IAS 24 यहाँ पर फॉल करता है, वो आपका SBR के सिलेबस में F7 में नहीं है, लेकिन इतना तो आप समझ सकते हैं कि ये आपस में रिलेटेड हैं सारे। तो वो जो उनके दरमियान ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उसके बारे में हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल तो नहीं है, लेकिन इनके दरमियान आपस में ट्रांजैक्शन ज़रूर होती होंगी। वो कहता है देयर हैज़ बीन अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ पोस्ट एक्विजिशन ट्रेडिंग विद लोडन। वो कह रहा है कि वो कह रहा है, देखें, इन द केस ऑफ एडन देयर हैज़ बीन कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ पोस्ट एक्विजिशन ट्रेडिंग, इनके दरमियान ट्रांजैक्शन होती होंगी, वो ये कह रहा है, बिकॉज ऑफ द रिलेटेड पार्टी, इनका रिलेशनशिप ही ऐसा है, इसमें और फैमिली एंटिटीज में, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपस में एक दूसरे के साथ जो है ना वो ट्रांजेक्शन जो है वो ना होती हों। इट अपीयर्स दैट दिस ट्रेडिंग इज नॉट एन आर्म्स लेंथ, नॉट कमर्शियल। देखें ना, वैसे आप मार्केट से चीज़ खरीदेंगे तो आपको जो है ना वो 100 रुपये की मिलेगी, अगर आप फैमिली एंटिटी से खरीदेंगे तो आपको 90 रुपीज़ की जो है वो मिलेगी, 100 की जगह 90 रुपीज़ की मिलेगी। तो ये एक लैक ऑफ कमर्शियल जो है वो रेट है यहाँ पर आपके पास, आर्म लेंस ट्रांजेक्शन नहीं है ये। तो अगर आप बाहर निकलेंगे तो फिर आपको पता लगेगा ना कि भाई कितने के ऊपर चीज़ जो है वो आपको मिल रही है। अभी तो आपको फ़ायदा है, आप ग्रुप का हिस्सा है, तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स तो हो रही हैं देर में भी। अब ये बात एक हुई है, ये पूरा पैराग्राफ रिलेटेड पार्टी के ऊपर ही बात करता है, ठीक है, और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और इंडिविजुअल के ऊपर बात करता है। अब आगे देखते हैं इस पैराग्राफ में वो क्या बात करता है। शेयर्ड रिसोर्सेज के ऊपर उसको बात करनी चाहिए। There may be other aspects of the relationship where Loden gives Hayden a benefit that may have not been happened had not Hayden had not been part of the group. Access to technology, research and chief finance। देखें ना, ये तो बड़ा कॉमन जो है ना वो है, एक फैक्टर है कि अगर आप किसी ग्रुप का हिस्सा होते हैं तो आपको दूसरे जो एंटिटीज़ हैं या दूसरे जो आपके पास सब्सिडरीज हैं
उनसे आपको सपोर्ट मिलेगी, बिल्कुल सपोर्ट मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी। एक छोटी सी एग्जांपल है, अगर आपकी एक ब्रांच जो है इस्लामाबाद में, दूसरी ब्रांच आपकी जो है वो कराची में है, तो अगर कराची में कोई एक्सपर्ट बैठा तो वो इस्लामाबाद नहीं आएगा? वो बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा? वो आपकी हेल्प करेंगे, क्यों नहीं हेल्प करेंगे? ज़ाहिर बात है, आप एक ही तो हैं। तो यहाँ पर भी वही बात जो हो रही है कि शेयर्ड रिसोर्सेज होंगे, तो शेयर्ड रिसोर्सेज की आपकी एफिशिएंसी जो है वो आपकी क्या होती है, इम्प्रूव्ड होती है। फिर जब और बहुत सारी एंटिटीज़ होंगी तो कॉस्ट एलोकेशन भी आपकी उसी हिसाब से होगी। द ऑपरेशंस ऑफ हेडन ने नाउ बी सेंट्रलाइज्ड एंड रन बाय लोडन, ठीक है जी, पेरेंट, अल्टीमेट पेरेंट है आपका। इफ लोडन डज नॉट एलोकेट सम ऑफ दीज कॉस्ट, देखिए मैंने पहले बोल दिया था कॉस्ट एलोकेशन, मैनेजमेंट का टॉपिक है कॉस्ट एलोकेशन। उसमें ये होता है कि आप जितनी भी आपके ओवरहेड है सबको इक्वली अपोर्शन कर दो, लेकिन ये इलॉजिकल है ना। कोई रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट कर रहा होगा, कोई कम रेवेन्यू जनरेट कर रहा होगा, किसी का स्पेस कम होगा, किसी का स्पेस ज़्यादा होगा, किसी के रेंटल एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे, किसी के कम होंगे। तो सब पे ऊपर बराबर से एलोकेट करना ये मुनासिब तरीकाकार नहीं है। तो आपके पास एलोकेशन के लिए कोई बेस होनी चाहिए। अब यहाँ पर हमें पता ही नहीं कि किस बेसिस के ऊपर जो है वो एक्सपेंसेस एलोकेट होते हैं। देखें वो क्या कहता है। और इससे भी फ़ायदा होता है, एक आपकी लॉस मेकिंग ब्रांच प्रॉफिट मेकिंग बन सकती है अगर आप अपनी कॉस्ट एलोकेशन को जो है वो चेंज कर देते हैं तो। If Lorden does not allocate some of these costs to Hayden, then Hayden's expenses will be understated. It could also be difficult for a purchaser to assess whether additional property would be required if Hayden shared this with other group entities. ये देखें, अब हमने तो नहीं पता ना कि कितनी शेयर प्रॉपर्टी है, और अगर ये हमने हेडन को ख़रीद लिया तो वो अपने साथ वो प्रॉपर्टी लेकर आएगी कि नहीं लेकर आएगी, ये भी आपको नहीं पता। देखें वही कह रहा है, एडिशनल प्रॉपर्टी वुड बी रिक्वायर्ड इफ़ हेडन शेयर दिस विद अदर ग्रुप। अगर वो उसका शेयर करता है तो फिर क्या करें, फिर हमें एडिशनल जो है प्रॉपर्टी की ज़रूरत पड़ेगी, हमें ख़रीदनी पड़ेगी, या वो अपनी प्रॉपर्टी साथ लेकर आएगा। अब वो कंक्लूजन देगा आपको, देखिएगा आप। द मेन कंसर्न इज दैट एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट द बेनिफिट्स लोडन में हैव पास ऑन टू हॉर्डन थ्रू रिलेटेड पार्टी इज डिफिकल्ट टू ऑब्टेन फ्रॉम पब्लिश सोर्सेज। जारी बात है, ये इन्फॉर्मेशन आपको पब्लिक सोर्सेज में इतनी डिटेल में गिवन नहीं होती। It may be that Loden would deliberately flatter Hayden's financial statements specifically in order to obtain a high sale price, and a prospective purchaser would not necessarily be able to determine that this had happened from either the consolidated or entity's financial statement. वो कह रहा है कि क्या पता लोडन ने जो है डेलिबरेटली, देखें डेलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझकर, ठीक है, जानबूझकर जो है हेडन को इस्तेमाल किया जा रहा हो हायर शेयर प्राइसेस के लिए, हायर प्रॉफिट्स के लिए, जानबूझ के डेलिबरेटली। ये तो हमें नहीं पता, क्या पता वाकई हेडन बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी परफॉर्म कर रहा है, क्या पता जो है वो हेडन जो है एक्स्ट्रॉर्डनरी परफॉर्म नहीं कर रहा। देयर आर सजेशन ऑफ दिस इन द फैक्ट दैट हेडन्स डायरेक्टर्स आर नॉट चार्जिंग मार्केट रेट्स फॉर देयर रेमुनरेशन, आर गिविंग इंटरेस्ट फ्री लोन्स। देखें दो चीज़ें यहाँ पर थोड़ी सी ज़रा डिफरेंट हैं, कि एक तो इंटरेस्ट फ्री लोन्स मिल रहे हैं, और दूसरी बात ये कि जो डायरेक्टर्स को रेमुनरेशन मिल रहा है वो कौन सा मिल रहा है, वो मार्केट रेट पे नहीं मिल रहा। तो यहाँ से हमें ये बात पता लग रही है, देखिए तो उसकी रिक्वायरमेंट जो है ना उसको ज़रा थोड़ा सा दोबारा एक मरतबा अगर हम पढ़ें तो हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से एक मरतबा पता लगेगा। एज एन एडवाइज़र टू एक्सप्लेन एनी कंसर्न्स यू वुड रेज अबाउट बेसिंग एन इन्वेस्टमेंट डिसीजन on the information available in Loden's consolidated financial statement and Hayden's entities financial statement. डायरेक्टर ने क्या सजेस्ट किया था कि इट वुड बी वाइज टू लुक एट लोडेंस ग्रुप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये उसका सजेशन ठीक नहीं है, इंडिविजुअल के ऊपर ही ज़्यादा बेहतर डिसीजन होता है, लेकिन इंडिविजुअल के साथ आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन भी मिल जाए तो वो फ़ायदेमंद होगा। आई होप सो कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर मेंशन कीजिएगा कमेंट्स में और मुझे बताइएगा, मैं और वीडियोस भी आपके लिए आने वाले वक्तों में बनाऊंगा। कोई सवाल पूछना हो, कोई इशू हो तो आप इनबॉक्स जो है वो कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी जो है वो वीडियो के कवर के ऊपर जो है मेंशन होता है। अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है, और विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम्स।